मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास चाहे देश का हो या विदेश का, वो धरोहर होता है जिनकी जड़ों में हमारा होना छुपा है, हमारा आज छुपा है। उसका सम्मान हमें उतना ही करना चाहिए जितना सम्मान हम अपनी इच्छाओं का करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यार, जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस किले में नहीं जाना चाहिए। कुछ गलत हो जाएगा। अबे ओ फट्टू, तूने ही तो 3 पत्ती खेलते हुए शर्त लगाई थी कि तू जीता तो हम दोनों को आधी रात में इस फोर्ट में बैठकर पिलाएगा। अब जीत गया है तो पार्टी देने में फट रही है तेरी। अरे यार, पार्टी देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, इस किले में जाने से मना कर रहा हूं। मेरी मानो, हम अपनी कार में ही बैठकर पी लेते हैं। सुन, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू यहीं खड़ा रह या घर लौट जा। हम अंदर जा रहे हैं, चल। अरे यार, तुम दोनों भी ना एक नंबर के जिद्दी हो। तुम दोनों से अलग रहकर मैं क्या अंडे दूंगा? ये हुई ना बात, आजा। अजय की छठी इंद्री ने उसे सही संकेत दे दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब मौत को आना होता है तब इंसान चाहे जितना कोशिश कर ले, इंच भर दूर नहीं रह पाता। और वो तीनों तो उसके करीब चले गए। कमाल का किला है यार। इसे देखकर तो पहली बार सरकार को नमस्कार करने का मन कर रहा है। क्या मेंटेन किया है भाई, जरा भी गंदगी नहीं है। यहां गंदगी फैलाना सख्त मना है। गंदगी फैलाने पर दंड दिया जाएगा। तो ये कारण है इस सफाई का। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पॉली बैग्स हैं, हम अपना कचरा उसमें डाल लेंगे। अबे ओ, हम यहाँ मस्ती करने आए हैं और मस्ती संस्कारी बनकर नहीं की जा सकती। जो होगा होने देंगे। बाकी सरकारी नौकर आएंगे, सुबह साफ कर देंगे। चलो अब माहौल बनाते हैं। जिंदगी की एक बात गांठ बांध लो बच्चों, यदि तुम देश को स्वच्छ रखना चाहते हो तो उसमें केवल सरकार की ही नहीं बल्कि देश के हर एक नागरिक की भी भागीदारी होती है। जो नागरिक अपनी इस भागीदारी से बचते हैं, उसकी जरूरत न तो देश को होती है, न धरती को, और न ही टूनागढ़ के किले को। चीयर्स। अबे कमीने, चल अब तू लुढ़का अपनी बोतल। अरे नहीं यार, तूने पढ़ा ना बोर्ड पर क्या लिखा है? गंदगी फैलाना सख्त मना है। हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। अबे ये फट्टू है साला, डरता है कहीं कोई इसे पकड़ ना ले। फट्टू। मैं फट्टू नहीं हूं रे, पर वो बोर्ड। अबे चलना, अब सफाई मत दे। तू फट्टू है तो है, मैं फट्टू नहीं हूं। तुम दोनों ने बोतल लुढ़काई थी ना, ये देखो मैं क्या करता हूं। मैं भी कर सकता हूं ये सब। ये देखो, और देखो, देखो इसे। ओ अहंकारी आदमी, तूने और तेरे दोस्तों ने मिलकर इस किले के नियम को भंग किया है। यहां कदम कदम पर लिखा है कि यहां गंदगी न करें, तो क्यों की? ये क्या हो रहा है यार? और ये मूर्ति बात कैसे कर रही है? अरे चल कैसे रही है? अबे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी समझ में सब आ चुका है। टूनागढ़ के किले में गंदगी फैलाने के लिए तुम सबको सजाए मौत मिलती है। ये सब क्या नौटंकी है? तुम दोनों ने ये सब किया है मुझे डराने के लिए। किसी ने कुछ नहीं किया मूर्ख अहंकारी आदमी, तुम तीनों ने किया है। मरने के लिए तैयार हो जाओ।
नहीं नहीं, मुझे मौत का दंड नहीं मिलेगा। मैं नहीं मरूंगा। मैंने साफ कर दिया, सब साफ कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आज के बाद किसी भी किले में जाकर गंदगी फैलाने से पहले ये सोच लेना कि अगर वो किला भी टूनागढ़ की तरह सफाई पसंद हुआ तो तुम भी मौत का शिकार हो सकते हो। ये रोने की आवाज कैसी? मैं देखता हूं। क्या हुआ हरिराम? कौन है वहां? नहीं भैया, यहाँ कोई नहीं है। लगता है किसी ने मजाक किया है। कोई मजाक कर रहा था, शायद भाग गया। माफ करना नई पत्नी जी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन ये रात ऐसी है कि देर चाहे जितनी भी हो जाए, रहती जवान है। और इस जवानी की चांदनी कमरे में बिखरी रहती है। उसी चांदनी की खातिर हम आपके चांद से मुखड़े को इस कमरे को दिखाने जा रहे हैं। और कितनी पियोगे? बहुत हो गया पीना। चलो अब चलकर सो जाओ। अरे ऐसे कैसे सो जाएं? आज हमारे भतीजे की शादी हुई है। शादी की खुशी में आज नहीं पिएंगे तो कब पिएंगे? मैं तो कहता हूँ भगवान, तुम भी एक दो घूंट पी ही लो। वाह वाह, खुद तो डूब ही रहे हो, मुझे भी लेकर डूबना चाहते हो? अरे भगवान, ये डूबना नहीं तैरना है मेरी राम प्यारी। एक बार पी कर तो देख। भाड़ में जाओ, आप और आपकी ये शराब। मैं चली सोने। अरे उर्मिला, तुम वापस क्यों आई? जाओ, मुझे चैन से पीने दो। अरे भगवान, तेरी आवाज को क्या हुआ? पहचाना? चारू, तू? आपने हमको पहचान लिया? हमको तो लगा था आप हमको पहचानोगे ही नहीं। चारू, नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? मरने से डर लगता है? हाँ चारू, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। ठीक है, फिर मैं आपको छोड़ देती हूँ, लेकिन आपसे प्रार्थना है, नीचे गिरकर मत मर जाना। कौन है? कौन है? अरे अंजलि बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ चाहिए क्या? आपकी जान चाहिए। क्या? क्या चाहिए? आपकी जान। चारू, तू यहाँ कैसे? हाँ, हम
ये क्या कर रही हो चारू बेटा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे ना, छोड़ दे, बचाओ, बचाओ, कोई है? चिल्लाओ, चीखो, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक हम नहीं चाहेंगे आपकी आवाज यहाँ कोई नहीं सुन पाएगा। छोड़ देना। चारू? अरे पहचान लिया? मुझे तो लगा था चाहे कुछ हो जाए आप मुझे नहीं पहचानेंगे। ये तो कमाल हो गया कि मैं सबको याद हूँ। लेकिन तुम तो मर चुकी हो, फिर तुम यहाँ कैसे? मर तो चुकी हूँ, लेकिन क्या करती, बदला लेने के लिए मुझे वापस आना पड़ा। जैसा आप लोगों ने किया वैसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। वैसे हमने आपके भाई और आपकी पत्नी को तो मार दिया, अब आपकी बारी है। आपके बाद बाकी सबको मार डालेंगे। अरे बेटा, बाथरूम बाद में जाना, पहले मेरी बात सुन। क्या बात है माँ? तुम रो क्यों रही हो? तू इधर तो आ पहले। बेटा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। कैसा अनर्थ माँ? जिस अंजलि से तेरी शादी हुई है उस पर चारू की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। ये क्या कह रही हो माँ? पागल हो गई हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सच कह रही हूँ बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने तेरे पिता और तेरे चाचा चाची को मार डाला है बेटा। वो हम दोनों को भी मार डालेगी। तुझे यकीन नहीं होता ना? चल कर रसोई में देख ले देख कितनी बेरहमी से मारा है उसने तेरे पिता को। हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। तेरे चाचा की लाश बाहर पड़ी है और चाची की कमरे में। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैंने रात में ही देख लिया था कि अंजलि नहीं कोई और है, लेकिन वो चेहरा देखकर मैं बेहोश हो गया। सुबह उठा तो मुझे सब सपने जैसा लगा। अब हम क्या करेंगे माँ? अगर हम भागना भी चाहेंगे तो ये चारू हमें कहीं नहीं जाने देगी। क्यों ना हम चारू के पास जाकर उससे माफी मांग लें? बेटा, उसकी आत्मा गुस्से में है। अगर उसने हमें माफ नहीं किया तो? आगे खाई पीछे कुआं है माँ, गिरना दोनों जगह है। खतरा तो उठाना पड़ेगा। गलती की माफी मांग ली तो शायद वो हमें माफ कर दे। जैसा तू कहे बेटा, डूबते को तो तिनके का सहारा ही चाहिए। चल देखते हैं क्या होता है। अंजलि! चारू बेटा, क्या बात है, तुम दोनों भी हमको पहचान गए? कैसे नहीं पहचानेंगे, आखिर हम एक ही गांव के जो हैं बेटा। और तुम्हें तो मैंने गोद में खिलाया है चारू बिटिया। बिटिया नहीं, बहू। अगर तुम लोग भूल गए हो तो हम अपनी राम कहानी खुद अपने मुंह से ही सुना देते हैं। सुनो, हमारी और विकास की शादी कुछ महीने पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद ही तुम लोग हमें हमारे पिताजी के पास छोड़कर शहर चले गए और हमारे ही दहेज के पैसों से व्यापार खड़ा करके अमीर बनकर हमें ही भूल गए। नहीं चारू बेटा,
हम कुछ नहीं भूले हैं। हम तो तुम्हें लेने आने वाले थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी बेटा। ओह, मतलब आप लोग ईमानदार थे, हम लोग ही गलत सोच के चलते मर गए। हाँ, काश आप लोग समय पर आ जाते तो आज हम और हमारे पिता जिंदा होते। झूठ बोलकर तो इंसान को बहला सकती है बुढ़िया, तो नहीं। तुम लोगों के पैसों की लालच ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। जानती है ये तो जानकी, तुम सबकी वजह से पूरे गांव में हमारी बदनामी हुई। हम कहीं भी जाते थे तो लोग हम पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, हमें छोड़ी हुई बताकर लड़के गंदे गंदे ताने मारा करते थे, इशारे करते थे। इसी बदनामी के भार ने एक दिन हमारे माता पिता को मार डाला, और फिर मुझे और मेरे मरते ही तुम दूसरी शादी के लिए आजाद हो गए। कितना पैसा लिया इस अंजलि से, बोलो? 15 लाख कैश, एक गाड़ी, एक बाइक, फ्रिज, टीवी, सब। लेकिन तू कहती है तो हम सब वापस कर देंगे बेटा, बस हमें माफ कर दे। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, माफ कर दे हमें। चारू, मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है, हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज अंजलि के शरीर को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे? जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और मुक्ति पाने के लिए तुम दोनों का मरना जरूरी है। नहीं चारू बेटा, थोड़ा तो ख्याल करो। मैं तुम्हारी सास हूँ, और सास माँ समान होती है। ऐसी माँ मुझे नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ, जब आपकी बेहोशी टूटेगी तो आपके सामने हजारों सवाल खड़े होंगे। शायद आपको उन सवालों का जवाब हमारी इस डायरी में मिल जाए। कोमल बेटा, ये खेल बंद करो और पढ़ने बैठो। कोई सामान टूट जाएगा। मैं खाना बनाकर लाती हूँ। नहीं माँ, मुझे अभी खेलना है। यहाँ नहीं तो बाहर खेल लेती हूँ। मैंने कहा ना, नहीं खेलना। चलो पढ़ने बैठो। नहीं, मुझे खेलना है तो खेलना है। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम कोमल। ठीक है, जाओ, लेकिन एक शर्त पर। पहली कि तुम घर से दूर नहीं जाओगी, और दूसरी, कोई भी अनजान आदमी और गाड़ी गली में आएगी तो तुम तुरंत घर के अंदर आ जाओगी। बोलो, प्रॉमिस करती हो? पहले आप बताओ, आप ऐसा प्रॉमिस क्यों ले रही हो? क्योंकि आजकल बच्चे उठाने वाले गंदे लोग शहर में घूम रहे हैं, जो धोखा देकर बच्चों को उठा ले जाते हैं। इसलिए तुम प्रॉमिस करोगी तभी मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगी। बोलो, करती हो प्रॉमिस? प्रॉमिस। काली वैन तो हमारी गली में किसी की भी नहीं है। मतलब ये किसी अनजान आदमी की गाड़ी है। माँ ने कहा था अगर कोई अनजान आदमी या गाड़ी गली में आए तो घर वापस आ जाना। लेकिन मैं अभी अंदर चली गई तो खेलूंगी कैसे? माँ ने जरूर जानबूझकर मुझे बच्चे उठाकर ले जाने की कहानी सुनाई होगी, जिससे डरकर मैं अंदर चली जाऊं। छोड़ो इन्हें,
होगा कोई? क्या लगता है तुझे कितने मिल जाएंगे इस लड़की के? अबे 10-12 साल की है, 2 लाख तक तो मिल ही जाने चाहिए। वरना कब तक यार हम ये 2-3 लाख के चक्कर में पड़े रहेंगे? इस बार कुछ अलग करते हैं। इसे कोठे पर बेचने की जगह किसी करप्ट डॉक्टर को बेच डालते हैं। किडनी, आंख, कान, लीवर के कम से कम 8-10 लाख तो मिल ही जाते हैं। तुझे कैसे पता? पिछले महीने जेल में लंगड़े गैंग का आदमी मिला था, अब्दुल, उसी ने बताया था। मगर करप्ट डॉक्टर ढूंढेंगे कैसे? उसी से बात करेंगे, जुगाड़ सेट करने का 2 लाख दे देंगे। कोमल, आ गई हो तो हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। ये लड़की भी ना पढ़ाई लिखाई पर जरा भी ध्यान नहीं है, हर दम खेल खेल और खेल। ये चूड़ी तो कोमल की है। कोमल! गाड़ी रोक, पेट हल्का करना है। सही टाइम पे रुकवाया तूने, मुझे भी प्रेशर लगी है यार। इसके हाथ पैर बांध दूं? रहने दे, 2-3 घंटे से पहले नहीं उठने वाली। अबे वो भाग रही है, पकड़ उसे। ये कहाँ गई? साले, मैंने बोला भी था लड़की के हाथ पैर बांधने के लिए। अबे तो बांध देता, पूछा क्यों? चिल्लाओगी तो उन्हें पता चल जाएगा। लगता है उल्लू बना गई छोकरी। जो नुकसान हुआ उसका क्या करें? ये नहीं तो कोई और बच्चा मिल ही जाएगा, अपने माँ बाप को अनसुना करके सुनसान जगहों पर खेलता हुआ, जिसे हम जैसे अजनबी किडनैपर्स के पास आने से कोई समस्या नहीं होती। गांव के लोग खेतों में डब्बा उठाते हुए आते ही होंगे, हमें देख लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। चल यहाँ से। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम कौन हो? मेरा नाम सोनू है, तुम्हारा कोमल है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच एक अंतर है। कैसा अंतर? यही कि तुम किडनैपर से जिंदा बच गई, लेकिन मैं नहीं बच पाया। मतलब? जिन्होंने मुझे किडनैप किया था, उन लोगों ने गलती से बेहोशी की दवा कुछ ज्यादा ही सुंघा दी थी मुझे, और उससे मेरी मौत हो गई थी। पागल हो क्या? तुम मरे हुए हो तो मेरे सामने कैसे हो? मुझे पता है, मरे हुए लोग कभी जिंदा लोगों से मिल नहीं पाते। जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती, वो मरे लोग सामने आ जाते हैं। अच्छा, तुम्हें कहाँ से किडनैप किया था? एक सुनसान सड़क से, रात का वक्त था। माँ ने मुझे घर से दूर साइकिल चलाने से मना किया था, मगर मैं नहीं माना। मैं साइकिल चलाते हुए दूर चला गया।
भाई, बच्चा तो सांस ही नहीं ले रहा है, ये तो मर गया। साले, तूने इस बार भी बेहोशी की दवाई ज्यादा मिला दी होगी। इस महीने 3 बार तूने एक ही गलती की है। ऐसा ही चलता रहा तो धंधा बंद हो जाएगा हमारा। फेंक इसे बाहर और साइकिल भी फेंक दे। इसी जगह दबा हुआ हूं मैं, और वहां मेरी साइकिल है। तुम उसे ले जाओ। तुम्हारी माँ बहुत रो रही है तुम्हारे लिए। तुम्हें कैसे पता? बताया था ना, मरे हुए लोगों को जिंदा लोगों की कुछ बातें अपने आप पता चल जाती हैं। जाओ अब। मरने से पहले तुम्हारा घर कहाँ था? कहाँ चली गई मेरी बेटी? माँ, कोमल, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। सॉरी माँ, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी और आपकी हर सीख को मानूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, पर तू चली कहाँ गई थी? मुझे किडनैप कर लिया गया था माँ, लेकिन सोनू ने मुझे बचा लिया। सोनू कौन है बेटा? आप कौन? आंटी, मुझे पता है सोनू कहाँ है। हिम्मत से काम लो सुनीता। सोनू, मैंने आपको अनसुना किया था माँ, और ये उसी की सजा है जो मैं इतनी प्यारी माँ से अलग हो गया। लेकिन मैं वादा करता हूँ अगले जन्म में कभी माँ की बात को अनसुना नहीं करूँगा। ना दिन में और ना ही रात में घर से दूर खेलने जाऊँगा, और ना ही अजनबियों से बात करूँगा। मैं वहीं जाऊँगा जहाँ मैं पूरी तरह से सुरक्षित होऊंगा। चलता हूँ माँ। रात के करीबन 3 बज रहे थे। यश अपने कमरे में बेखबर सोया हुआ था। तभी अचानक किसी बुरे सपने से उसकी आंख खुल गई तो पूरे कमरे में धुंधी धुंध नजर आने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कमरे में घबराहट और बेचैनी इस कदर बढ़ गया कि वो उठकर अपनी बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा और वो वापस अपने कमरे में आया। कमरे का तापमान बहुत ही कम था। उसने एसी की ओर देखा तो वो भी बंद था। मुंबई के उसूम वाले माहौल में बिना एसी के कमरा इतना ठंडा कैसे हो रहा है, वो ये सोच ही रहा था कि उसका फोन दोबारा बजने लगा। फोन उसके पापा का था। बेटा, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई। यश के हाथों से फोन जमीन पर गिर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि पापा ने जो कुछ भी कहा वो सच है या सपना। शायद ये बेचैनी और घबराहट माँ के कारण ही हो रही थी, क्योंकि संतान और माँ के दिल के तार तो बच्चे के जन्म से पहले ही जुड़ जाते हैं। उसने अपनी अलमारी से 2 जोड़े कपड़े निकालकर अपना बैग पैक किया और कार से रात में ही गांव की ओर निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। सभी रिश्तेदार भी इकट्ठा हो चुके थे। मां की अंतिम यात्रा शमशान ना पहुंचकर एक कब्रिस्तान में पहुंची। वहां पर पहले से ही कब्र खोदी हुई थी। पापा, हम लोग मां को लेकर यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो शमशान जाना चाहिए था। बेटा, अब इस गांव के रिवाज बदल चुके हैं। हम लोग शमशान में नहीं जाते, बल्कि सभी लाशों का अंतिम संस्कार अब ऐसे ही होता है। मगर ऐसा क्यों? यदि मां का विधि में अंतिम संस्कार नहीं हुआ और उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जन नहीं किया गया तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? बेटा, ज्यादा सवाल मत कर, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यश के मना करने के बावजूद वे लोग यश की मां को कब्रिस्तान में दफना कर आ गए। यश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हुआ। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी।
रह रहकर उसे अपनी माँ की शक्ल नजर आ रही थी। तभी वो अपना ध्यान परिवर्तित करने के लिए रात में गांव की गलियों में घूमने लगा। तभी उसे पायल की आवाज आने लगी। उसने उस आवाज की तरफ घूमकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दबे कदम उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अचानक उसे तेज धक्का लगा और वो जमीन पर गिर गया। और फिर जैसे ही वो उठा, किसी ने जमीन से उसे 4 फीट ऊपर उछाल दिया और वो फिर जमीन पर गिर गया। वो आसपास देखने लगा मगर कोई भी नजर नहीं आया। दर्द से कर्राता हुआ वो उठा और इस हादसे के बाद यश की सोचने समझने की शक्ति कम होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह घर जाकर चुपचाप सो गया। उसके पिता जो वहीं पर सो रहे थे, उन्होंने एक बार उसकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। यश बिस्तर पर सारी रात सोचता रहा कि अभी जो कुछ भी हुआ उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सारी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह थोड़ी देर नींद लगी थी कि मंदिर में होने वाली आरती की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह तुरंत अपने बिस्तर से उठा और नहाकर सीधे मंदिर पहुंच गया। मंदिर में होने वाली आरती में शामिल होकर कुछ देर उसके मन को बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा मानो रात की सारी परेशानियां और थकान उसके जहन से उतरती जा रही थी। पंडित जी उसे आरती देने लगे तो उसकी शक्ल देखकर कुछ पल के लिए खामोश हो गए और फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, आने वाले 10 दिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत भारी है। तुमने कल जो गलती की है वो उस कारण वापस लौट कर आ जाएगी। मैंने कौन सी गलती की है? कौन लौट कर आ जाएगा? आप साफ साफ बताइए। कुछ अघोरी और ओझाओं के प्रभाव में आकर इस गांव के लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल रहे हैं और पश्चिम संस्कृति को अपनाकर अपने लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से उनके घर के सदस्य वापस लौट कर आ जाएंगे, मगर उन्हें नहीं पता कि इस गांव पर बहुत बड़ी विपदा होने वाली है और कल इसकी शुरुआत हो चुकी है। हो सके तो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करना। हरि ओम। पंडित जी की बात सुनकर यश ने मन बना लिया था कि आज वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके रहेगा। इस बारे में अपने पापा से बात करने के लिए वो घर लौट आया मगर घर पर कोई नहीं था। उसने अपने पापा को फोन लगाया तो फोन नॉट रीचेबल था। वो खुद ही घर से फावड़ा लेकर अपनी माँ की लाश को कब्र से निकालने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसकी माँ की लाश कब्र से बाहर निकली हुई थी और उसके पिता कुछ तांत्रिकों के साथ मिलकर किसी तंत्र क्रिया को अंजाम दे रहे थे। उल्लू और चमगादड़ वहां पर बहने की आवाज निकाल रहे थे। आसमान से खून की बारिश होने लगी। यह दृश्य देखकर यश की हिम्मत जवाब दे गई, मगर वहां मौजूद दूसरे सभी लोगों के चेहरे पर चमक थी। तभी उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। अपनी मां को जिंदा देखकर यश थोड़ा हैरान भी था और परेशान भी कि यह कैसे संभव है। पूरी प्रक्रिया यश के लिए एक राज थी, मगर यश के पिता इस बात से अनजान थे कि तांत्रिकों ने उसकी मां के शरीर में एक शैतानी रूह का वास किया है। उसकी मां नहीं बल्कि एक शैतान बन चुकी थी। उसने अपनी लाल आंखों से यश की तरफ देखा। यश जिस पेड़ के पीछे छिपा था वह पेड़ जलकर राख हो गया। यश अब सबके सामने मौजूद था। हम तो सोच रहे थे केवल एक इंसान को ही मारकर यहाँ पर दफनाना होगा, मगर हमारी इस क्रिया के 2 गवाह हो गए हैं। इन दोनों को पकड़ो और यहीं पर जिंदा दफना दो। तांत्रिक के कहने पर वहां मौजूद 4 लोग उठे और यश और उसके पापा को पकड़ लिए। यह सब क्या है? और यदि मेरी मां सच में जिंदा हो गई है तो तुमने हमें क्यों पकड़ रखा है? मरकर कभी कोई जिंदा हुआ है क्या? जो अब होगा वो तो हमारा फैलाया हुआ भ्रम था जिसमें तुम सब लोग फंस गए। कई लाश यहाँ पर दफन हुई मगर किसी के भी शरीर में शैतान दाखिल नहीं हो पा रहा था।
वो सब लाशें हमारे लिए बेकार थी, मगर हमारे पिछले 5 सालों की मेहनत रंग लाई। आज देखो, शैतान जिंदा हो गया। कहते हुए वो तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। अब बस 2 दिन और, उसके बाद इस दुनिया पर शैतान का साम्राज्य होगा। कहते हुए उस तांत्रिक ने उन दोनों के सर पर वार किया और उन दोनों को वहां गड्ढे में दफना दिया। यश के पिता की तो उसी वक्त मौत हो गई थी, मगर यश जिंदा था। उन लोगों ने उसे जिंदा ही दफना दिया और वहां से चले गए। उन लोगों के जाने के बाद मंदिर के पुजारी ने तुरंत वहां गड्ढा खोदकर यश को बाहर निकाला और अपने साथ मंदिर में ले आए। अगले दिन जब यश को होश आया तो उसकी आंखें नम थी। मां के साथ साथ उसने पिता को भी खो दिया था। बेटा, तुम्हें उन लोगों से अपनी मां के शव को हर हाल में प्राप्त करना होगा और उसका अंतिम संस्कार ही इस पूरी समस्या का हल है। मगर तुम जितना सोच रहे हो वो उतना आसान नहीं है। वो लोग इस वक्त साधना में होंगे। यही वक्त है जब तुम अपनी मां के शव को हासिल कर सकते हो। ये लो रुद्राक्ष की माला और पवित्र त्रिशूल, ये तुम्हारी हर मुसीबत में रक्षा करेगा। पुजारी के कहने पर यश मां दुर्गा को प्रणाम करके कब्रिस्तान की ओर निकल गया। वहां देखा तो उन लोग उसकी मां की शव को बीच में रखकर कुछ विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों को यश के वहां होने का एहसास हुआ, उन्होंने आहुति में खून डाला। आसमान से पत्थरों की बरसात होने लगी। वे पत्थर यश के ऊपर गिर रहे थे। पत्थरों की बरसात से यश घायल होने लगा था, मगर उसे अपनी मां को शैतान बनने से बचाना था, इसलिए वो आगे बढ़ता रहा। उल्लू और चमगादड़ तेजी से चीख रहे थे। आंधी के झोंके के साथ मिट्टी उड़कर उसकी आंखों में जा रही थी। दूसरी तरफ तांत्रिक अपनी साधना में लीन थे। तभी यश भगवान का नाम लेने लगा और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसने वहां मौजूद अपनी मां के शव को तुरंत रुद्राक्ष की माला पहनाई और मुख्य तांत्रिक पर त्रिशूल से वार कर दिया। जैसे ही उस त्रिशूल से वार किया, यश की मां के गले में रुद्राक्ष की माला होने के कारण बुरी तरह से तड़प रही थी। यश ने उस त्रिशूल को लिया और अपनी मां के सीने में भी डाल दिया। उसकी मां के शरीर से भी एक काला धुआं बाहर निकला और पूरे कब्रिस्तान में जो हलचल मची हुई थी खामोश हो गई। तांत्रिक के सहयोगी डर से वहां से भाग गए। तब तक पुजारी और दूसरे गांव के लोग वहां पर आ गए थे। पुजारी ने सभी लोगों को हकीकत बताई। तब गांव के सभी लोगों ने मिलकर यश की मां का और तांत्रिक की लाश का भी अंतिम संस्कार किया। हमारे कई वेद और शास्त्र में इंसान को पूजनीय देने का तरीका है, मगर कुछ राज को राज रहने दिया जाए तो सही रहता है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल का पहला दिन था, जहां रोहन अपने तीनों दोस्त सुमन, प्रिया और पवन के साथ स्कूल पहुंचता है। तभी स्कूल के 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे गर्मियों की छुट्टियों में एक बड़ा हादसा स्कूल के अंदर हुआ, लेकिन किसी को भी उस हादसे के बारे में कुछ नहीं पता। अब ऐसा सुनकर सुमन उन दोनों बच्चों के पास जाती है और कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आखिर क्या हुआ गर्मियों की छुट्टियों में? तुम्हें नहीं पता क्या? वो टीचर उनकी। इतना कहते ही बेल बज गई और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में चले गए। इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सुमन भी अपनी क्लास में चली जाती है। चारों दोस्तों को म्यूजिक का बहुत शौक था। इतने में ही रोहन कहता है, अरे यार, आज स्कूल का पहला दिन है, क्यों ना चलकर म्यूजिक वाले टीचर से मिल लेते हैं। वैसे भी कुछ टाइम में ही कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए तैयारी भी तो करनी है। इतना कहकर सभी दोस्त म्यूजिक रूम की तरफ जाने लगते हैं। म्यूजिक रूम के गेट को एक लाल कपड़े से बांधा हुआ है। ये देखकर पवन उस लाल कपड़े को जल्दी से खोलकर साइड फेंक देता है और गेट में धक्का मारकर अंदर जाता है। म्यूजिक रूम काफी गंदा पड़ा हुआ था। चारों तरफ धूल मिट्टी थी और अंधेरा। चारों धीरे धीरे रूम में जाने लगते हैं। इतने में प्रिया को महसूस होता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। प्रिया जोरों से चीखती है तो उसके दोस्त पूछते हैं क्या हुआ। तभी वो बताती है, किसी ने मेरा पैर पकड़ा हुआ है, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ।
सभी दोस्त डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागने ही लगते हैं कि सामने का दरवाजा बंद हो जाता है। अब किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी रोहन को याद आता है कि गेट के पास ही लाइट का स्विच है। वह तुरंत स्विच को दबा देता है और लाइट ऑन हो जाती है और वहां चारों देखते हैं कि उनके आसपास कोई भी नहीं है और प्रिया का पैर किसी ने पकड़ा हुआ नहीं था। वो कुर्सी में फंस गया था, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने पैर पकड़ा हुआ है। अब ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। इतने में ही चारों देखते हैं कि गेट भी अपने आप बंद नहीं हुआ था। असल में गेट हवा की वजह से बंद हो गया था। अब वो लोग शांत होते हैं और आसपास पड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साफ करते हैं। इतने में ही लाइट चली जाती है। तभी प्रिया कहती है, यार मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो क्लास में चलते हैं। ऐसा कहकर चारों अपने अपने क्लास में जाने लगते हैं। तभी सामने से गेट खुलता है और एक आदमी खड़ा होता है, जिसे देख चारों डर कर पसीना पसीना हो चुके थे। तभी रोहन पूछता है, तुम कौन हो, ऐसे क्यों खड़े हो? लेकिन आदमी कुछ नहीं बोलता। इतने में लाइट आ जाती है तो वो सभी देखते हैं कि ये तो उनके म्यूजिक टीचर नामित है, जिन्होंने हेडफोन लगा रखा है, इसलिए उनको रोहन की आवाज सुनाई नहीं दी। बच्चों को ऐसा डरा देखकर टीचर नामित कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? म्यूजिक रूम तो काफी टाइम से बंद पड़ा है। सर, हम लोगों को कंपटीशन की तैयारी करनी थी तो सोचा आज के दिन से ही शुरू कर दें, लेकिन जब यहाँ पर आए तो देखा म्यूजिक रूम की हालत तो काफी खराब है। हाँ, काफी वक्त से रूम की सफाई नहीं हुई है, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी इसको साफ करवा दूंगा। और हाँ, जब तक मैं ना बोलूं तुम लोगों को म्यूजिक रूम में नहीं आना है और अभी कुछ टाइम के लिए म्यूजिक के बारे में भूल जाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे ठीक लगेगा तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। म्यूजिक टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे अपनी क्लास में चले जाते हैं और पढ़ाई करने में लग जाते हैं। और जब सुमन अपने दोस्तों से बात कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि क्लास के बाहर से उसकी एक टीचर नेहा, जो कि हिंदी पढ़ाया करती थी, वो उसे काफी देर से घूर रही है और बहुत अजीब तरीके से बिना पलक झपकाए बस घूरे जा रही है। सुमन ने अपने दोस्तों को बताया और जैसे ही उसके दोस्तों ने देखा जहां टीचर खड़ी थी तो वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। इस बात पर भी सुमन कुछ खास ध्यान नहीं देती है और अपना स्कूल खत्म करके वापस घर आ गई। रात के करीब 8 बजे चारों दोस्तों के पास उनके म्यूजिक टीचर का मैसेज आया कि मुझे स्कूल ग्राउंड में 8:30 बजे तक मिलो। अब टीचर का मैसेज देखकर सारे बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी उनके पास एक और मैसेज आता है कि पीछे वाले गेट से आना, क्योंकि मेन गेट पर चौकीदार होगा। इस पर सभी बच्चे स्कूल के पीछे वाले छोटे गेट से अंदर की तरफ आते हैं और ग्राउंड में अपने टीचर का इंतजार करने लगते हैं कि उन्हें पास में एक बास्केटबॉल मिलती है। और चारों डिसाइड करते हैं कि जब तक टीचर आते हैं क्यों ना बास्केटबॉल खेल लेते हैं। तभी प्रिया देखती है कि स्कूल की बिल्डिंग में कोई परछाई घूम रही है, जो काफी तेजी से इधर से उधर जा रही है। यह देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस वक्त स्कूल में कोई भी नहीं है इन चारों के अलावा, और अगर कोई होता भी तो इतनी तेजी से कैसे भाग सकता था। वो अपने सभी दोस्तों को बुलाती है और देखने को कहती है, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त देखते हैं वहां उन्हें कोई भी परछाई नहीं दिखाई देती। और इतने में ही सभी को स्कूल की बिल्डिंग पर एक और औरत दिखाई देती है। इतनी रात को ऐसे औरत को खड़ा देखकर सभी डर जाते हैं और जोर जोर से उसको आवाज देने लगते हैं। और तभी वो औरत वहां से गायब हो जाती है। सभी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं वो औरत नीचे ना गिर गई हो, इसीलिए सभी भागते हुए जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इस पर पवन कहता है, ये सब क्या था? वो औरत कहाँ गायब हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कोई हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा? इतने में ही वहां पर सीटी बजाते हुए और डंडा लेकर एक गार्ड आता है, जो उनको डांटते हुए कहता है, तुम बच्चे इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम स्कूल के अंदर कैसे आए? आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दूंगा। ऐसा कहकर वो सभी बच्चों को वहां से बाहर निकाल देता है। उनके जाने के बाद गार्ड जैसे अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए जाता है, वहां एक लाश बैठी हुई थी, जो काफी खौफनाक लग रही थी।
गार्ड डरते हुए पीछे होता है। तभी उसके कंधे पे कोई सड़ा हुआ हाथ रखता है जिसमें से खून निकल रहा था। गार्ड डरते हुए पीछे मुड़ता ही है कि वो भूत उस गार्ड को मार देता है। अगले दिन वो चारों दोस्त देखते हैं कि कोई नया गार्ड आ गया है। इस पर प्रिया कहती है कि अच्छा हुआ वो गार्ड नहीं आया, वरना हमें डांट जरूर पड़ती। इस पर रोहन कहता है वो तो ठीक है, लेकिन कल सर ने हमें बुलाया, लेकिन वो खुद ही नहीं आए। आखिर कहाँ रह गए थे सर? चलो चलकर सर से पूछते हैं। ऐसा कहकर सभी दोस्त म्यूजिक टीचर के पास जाने लगते हैं। तभी उन्हें म्यूजिक टीचर दिख जाते हैं जो कॉरिडोर में खड़े होकर उनको देख रहे थे। चारों उनके पास जाते हैं और कहते हैं सर कल आप आए क्यों नहीं? हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, मुझे कुछ काम आ गया था। तभी सुमन देखती है कि एक बार फिर वही नेहा टीचर उसे अजीब तरीके से घूर रही है। लेकिन इस बार सुमन अपने दोस्तों को नहीं बताती और टीचर के पीछे पीछे जाने लगती है। वह टीचर आगे आगे जाते हुए एक न्यूज एरिया में जाती है जहां पर स्कूल की सारी न्यूज और आर्टिकल्स रखे होते हैं। वहां जाकर टीचर अचानक ही कहीं गायब हो जाती है और ये देखकर सुमन डर जाती है। सुमन वहां से जाने लगती है। तभी उसके पैर में न्यूज़पेपर गिरता है। उस न्यूज़पेपर को उठाकर सुमन पढ़ना शुरू करती है तो वो देख के हैरान हो जाती है कि जिस टीचर को 2 दिन से वो स्कूल में देख रही है, उस टीचर की डेथ तो 40 दिन पहले ही हो चुकी थी इसी स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर। अब ये देख सुमन बहुत डर जाती है और पेपर को लेकर अपने दोस्तों के पास जाने लगती है। लेकिन वो देखती है कि उस टीचर की आत्मा उसको अब हर जगह दिखने लगती है। वो डर कर किसी को कुछ नहीं बताती और स्कूल के बाद अपने घर चली जाती है। लेकिन अब वो आत्मा सुमन का पीछा करने लगी थी। सुमन ने अपने दोस्तों को सारी बात बता दी। सुमन रात में अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल जाती है इसका पता लगाने के लिए। जैसे ही वो सभी स्कूल के हॉल में आते हैं, वहां की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और अब सभी को मरी हुई टीचर की आत्मा दिखाई देने लग जाती है, जो दिखने में काफी खौफनाक थी। उसके सर से खून बह रहा था। यह देख सभी वहां से भागते हुए म्यूजिक रूम में चले जाते हैं, जहां प्रिया एक अलमारी से टकरा जाती है और अलमारी का गेट खुल जाता है, जिसमें से गार्ड की सड़ी हुई लाश बाहर गिर जाती है। यह देख सभी दोस्त चीखने लगते हैं और अब वहां की लाइट भी ऑफ हो जाती है। तभी पवन कहता है जरूर इस गार्ड को उसी आत्मा ने मारा होगा जो हमारे पीछे पड़ी है। जल्दी से भागो यहाँ से, वरना सभी मारे जाएंगे। इसके बाद सभी दोस्त भागते हुए स्कूल के गेट के पास आते हैं और बाहर जाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से उनका म्यूजिक टीचर आता है और कहता है क्या हुआ? तुम सभी ऐसे क्यों भाग रहे हो? यह सुन सभी रुक जाते हैं और टीचर को देख उनको कहते हैं सर, वो आत्मा हम सभी को मारना चाहती है, आप भी चलो यहाँ से। सर, उसने गार्ड को भी मार दिया, आप चलो यहाँ से। म्यूजिक टीचर उनकी बात मान ही नहीं रहा था और कहता है अरे यहाँ कोई आत्मा नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। अब ये सुन प्रिया सर के पास जाने लगती है। उसको रोकने के लिए रोहन और पवन जैसे वापस स्कूल के गेट के अंदर जाते हैं, वो वहीं फंस जाते हैं। उनके पैर हिल तक नहीं पा रहे थे। सुमन, तुम भाग जाओ, हम दोनों यहाँ फंस गए हैं, तुम जाओ यहाँ से। इतने में एक और न्यूज़पेपर उड़ता हुआ सुमन के पास आता है, जिसमें लिखा था कि म्यूजिक टीचर ने एक नेहा नाम की टीचर पे काला जादू करके उसको मार दिया और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। तभी वो ये बात अपने सभी दोस्तों को बता देती है। उसके बाद म्यूजिक टीचर देखते ही देखते एक खौफनाक भूत में बदल जाता है और एक झटके में ही वो प्रिया को मार देता है। और अब ये देखकर सुमन अपने दोस्तों को बचाने के लिए भागती है। तभी टीचर का भूत उसको उठाकर दूर फेंक देता है और उसके बाद पवन और रोहन को मारने के लिए दोनों को स्कूल की छत पर लेकर जाने लगता है। तभी अचानक ही सुमन को याद आता है कि जब म्यूजिक रूम में गलती से गिटार पे पैर लग गया था तो उसके म्यूजिक टीचर भी वहीं थे और उनको भी दर्द हुआ था। तो वो भागते हुए जाती है और गिटार को लेकर छत पे आ जाती है जहां उसके दोस्त हवा में लटक रहे थे। तभी वो गिटार को भूत के सामने तोड़ देती है, जिस पर भूत दर्द से चिल्लाने लगता है
ऐसा मत करो, वरना मैं सभी को मार दूंगा। रख दो उस गिटार को वापस, वापस रखो उसे। लेकिन सुमन बिना डरे गिटार को तोड़कर जमीन पर फेंक देती है, जिसके बाद उस गिटार में आग लग जाती है और टीचर भूत भी जलकर मर जाता है और उसके दोस्तों को अच्छी टीचर की आत्मा बचा लेती है और तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं।